नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए चैनल का, ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। आज बात करेंगे नेपाल पे। अगस्त और सितंबर का वो महीना था इसी साल का, जब नेपाल में एक कथित, जी हाँ, मैं कथित कह रहा हूँ, कथित जनजी क्रांति हुई। उसे देख के भारत के विपक्षी पार्टियों के बाछें खिल गईं साहब। इन्हें लगा कि बस करो, बस करो। पहले ये कहते थे कि भारत में बांग्लादेश हो जाए, फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारत में नेपाल हो जाए। लेकिन शुरुआत कन्फ्यूजन था, और इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मैंने बैक टू बैक 3 वीडियोज़ बनाए थे, छोटे-छोटे वीडियो नेपाल की गतिविधियों पर। और मैंने ये कहा था कि भाई साहब ज़रा रुकिए, थमिए और बहुत ज़्यादा प्रसन्न मत होइए। किसको? विपक्ष को, भारत के। आपको जब पता चलेगा कि दरअसल ये क्रांति हुई किसके खिलाफ है, तो वो क्रांति किसके खिलाफ हुई थी? वहाँ के कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ हुई थी। उस कम्युनिस्ट शासन ने जो लोकतंत्र के नाम पर नेपाल की राष्ट्रीयता, यानी नेपाल के राष्ट्रवादी राजनीति को समाप्त किया, वहाँ की राजशाही को समाप्त किया। और जब मैंने ये कहा, तो बहुत सारे लोगों को अटपटा लगा कि राजशाही का मतलब ही वहाँ हिंदुत्व था, वहाँ एकमात्र पूरे संसार की हिंदू राष्ट्र नेपाल की पहचान छुपी थी। तो नेपाल का राष्ट्रवाद, नेपाल का हिंदूवाद, यानी नेपाल का अपना सनातनी होना, और उसी के साथ राजशाही, ये तीनों एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें समाप्त किया इन्हीं कम्युनिस्ट आंदोलन ने, और उसके बाद कथित तौर पर वहां लोकतंत्र ले आए। लेकिन लगभग 1.5 दशक से ज्यादा हो चुके, और नेपाल को मिला क्या था? नेपाल को केवल लूट मिली थी, ठगी मिली थी और भ्रष्टाचार मिला था, जिसके उत्तर में ये सारा कुछ जेनजी आंदोलन था। हमें पता है कि सुशीला कार्की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की भूतपूर्व न्यायाधीश थी, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल में नियुक्त किया गया, और उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी थी कि मार्च में हम वहां चुनाव कराएंगे। तो साहब 5 मार्च ये तारीख है जब नेपाल में चुनाव होने हैं। इसलिए वहाँ एक बार फिर गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, और सुशीला कार्की जी ने भी कोई बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार लिया। उनके शासन में भी अभी तक, चाहे वो कार्यवाहक ही सही, लेकिन नेपाल की स्थिति लगभग उसी तरह बनी हुई है जिस तरीके से वो कम्युनिस्ट के शासन में था। स्थितियाँ लेकिन वहाँ राजनैतिक रूप से काफ़ी बदल गई हैं, और बदली इस तरीके से हैं कि आप सबको एक नाम याद आ रहा होगा, बालन शाह। बालन शाह, जो कि काठमांडू के मेयर, निर्दलीय मेयर बने, रैप सिंगर हैं, उनकी एक अलग पहचान है। उसको भी लेके भारत में तरह-तरह के कन्फ्यूजन, कई सारे लोग ये कहते हैं कि साहब वो भारत विरोधी हैं। ठीक है, चलिए हटा देते हैं, अभी भारत विरोधी हैं कि क्या हैं। लेकिन वहाँ की एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, आरएसपी। आरएसपी ने 5 मार्च के जो आगे आने वाले नेपाल के आम चुनाव हैं, उसमें बालेन से समझौता किया है। बालेन की कोई पार्टी नहीं है, लेकिन उनके पीछे एक युवाओं का बड़ा, और जब ये जेनजी आंदोलन हुआ था, उस समय भी सुशीला कार्की के पहले सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम चला था कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर, तो वो बालेन का था। बालेन और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इन दोनों ने समझौता कर लिया है, और अब ये तय हुआ है कि आरएसपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो बालेन होंगे। 35 साल के बालेन हैं, रैप सिंगर, उनके बारे में बहुत कुछ जानकारियां उपलब्ध हैं नेट पे, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग एक बात आता है कि बालेन ने खुद को मधेशी कहा है। जो नेपाल के बारे में जानते हैं उन्हें तो अच्छी तरह पता होगा, लेकिन आइए बता देते हैं। दरअसल मधेश इलाका, यानी मध्य देश। मध्य देश का क्या मतलब? नेपाल का जो पहाड़ी इलाका है, जो पर्वतीय इलाका है, और भारत की तरफ अगर आइएगा, भारत की सीमा की तरफ, तो जो तराई का एरिया है, जो तराई का इलाका है, जो भारत की तरफ से आता है, उसको मधेश कहते हैं। और ये वो इलाका है जहां पर बहुत सारे भारतवंशी रहते हैं। उनकी भाषा एक है, वो भोजपुरी बोलते हैं उधर नेपाल की तरफ, और कई तो जो बिहार की मिथिला की भाषा है वो बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, या ये कहिए कि जिनका डीएनए जो है वो भारतीय है, वो इस इलाके में रहते हैं। और बड़ा इलाका है, मैदानी इलाका, तराई इलाका, जो नेपाल का है। मधेश आंदोलन 1950 के दशक से नेपाल में शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि नेपाल के लोगों को, यानी मधेशी इलाके को, तराई के लोगों को ये लगता था कि साहब यहाँ पर जो पर्वतीय इलाके हैं उनका वर्चस्व है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो बाकी नौकरियों में हो, या अन्य कामकाजों में हो।
लेकिन मधेशियों को ऐसा लगता था कि उनके खिलाफ एक अलग सेंटिमेंट पहाड़ियों में यानी नेपाल के पर्वत में चलता है। अब अगर आप इतिहास देखिएगा मधेश का, तो मधेश आंदोलन को हमेशा भारत ने समर्थन दिया है, नैतिक समर्थन दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये संस्कार है कि हम किसी दूसरे राष्ट्र के अंदर दखल नहीं देते, लेकिन हमारी कल्चरल पहुंच वो मधेश में ज्यादा है, और ये कहिए कि बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत से मधेशी लोग हैं जिनका भारत में अभी भी एक घर है, दूसरा घर नेपाल में है, तो उनकी शादियां इधर हैं। जो रोटी और बेटी का संबंध नेपाल से आप जोड़ के देखते हैं, दरअसल ये सबसे ज्यादा अगर जिया जाता है तो मधेश के इलाके में जिया जाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग, बालेन शाह खुद को मधेश कहते हैं, हालांकि उसमें भी कई कंफ्यूजन है। कुछ लोग इनको मधेशी मानते हैं, कुछ लोग इनको मधेशी नहीं मानते। ये अलग बात है, नेपाल का अंदर का मामला है, इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन बालेन शाह ने साफ तौर पर यह कहा है कि भाई साहब मैं मधेशी हूं। अब जो लोग बालेन शाह को भारत के खिलाफ मानते हैं, जरा वो पुनर्विचार करें। मैंने अभी आपको बताया कि मधेशी आंदोलन को हमेशा से भारत का नैतिक समर्थन मिलता रहा है, और नेपाल कई बार जब कम्युनिस्ट शासन आया है, राजशाही में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब से कम्युनिस्ट का शासन आया तब से मधेशी आंदोलन को भारत का सपोर्ट मिलता है। ये कह के कम्युनिस्ट सरकारों ने नेपाल में एक ऐसा माहौल बनाया कि भारत नेपाल के मामले में अंदरूनी दखल कर रहा है। 2015 में आपको याद है नाकेबंदी भारत की तरफ से की गई, और नेपाल में भी एक दूसरे तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट भारत के खिलाफ देखा गया। आपने ये भी अगर याद करें या समाचार खोजें तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से नेपाल में भारतीयों की एंट्री, उनके खिलाफ हिंसा या उनके खिलाफ एक नफरत, इस तरह का माहौल बनाया गया। ये सब कुछ प्रायोजित था कम्युनिस्ट शासन के द्वारा। हालांकि अब कम्युनिस्ट सत्ता में नहीं रहे, और बालेन शाह जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं वो अपने आप को मधेशी कहते हुए, और एक बड़ा पार्टी, एक बड़ी ताकत उनके पीछे अब खड़ी है, आरएपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। दूसरी तरफ नेपाल की सारी कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपना विलय कर लिया है, और अब वहां एक पार्टी है कम्युनिस्टों की जिसको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। उसी के साथ साथ केपी शर्मा ओली, आपको पता है ये भी कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं। इन सारे लोगों ने पहली बार अभी 2 दिन पहले सुशीला कार्की के साथ इनकी मीटिंग हुई, और इन्होंने कहा कि हम भी नेपाल के आगे आने वाले 5 मार्च के चुनाव में भाग लेंगे। तो बालेन शाह जो कि सबसे बड़े चेहरे जेनजी आंदोलन के, उन बहुत हद तक ये संभावना है कि बालेन शाह एक मजबूत कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री पद के। और जब मार्च में चुनाव होंगे तो चूंकि अभी भी अगर आप देखें, आप अपने सूत्रों से पता चलें करें, हालांकि बहुत ज्यादा समाचार सितंबर में जैसे ही ये जंजी वाली क्रांति हुई, उसके बाद जैसा कि होता है कुछ दिन हम बात करते हैं, उसके बाद हम बातें भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रारब्ध के वो तीनों वीडियोस देखेंगे तो उस समय भी मैंने ये कहा था कि बहुत ज्यादा यहाँ के विपक्ष को प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई डीप स्टेट नाम की शय कहीं गोरों के देश में चलती है तो भारत भी बहुत सामान्य तरीके से अपना जीवन नहीं जीता। मैं संकेतों में कह रहा हूं। तो अगस्त और सितंबर में जो कुछ भी क्रांति हुई जिसमें कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ के फेंक दिया गया, और अब नेपाल जब 5 मार्च को अपने चुनाव में जाएगा तो उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा कि एक मधेशी कहने वाले बालेन शाह, जिनके बारे में शुरुआत में बहुत सारे कंफ्यूजन थे भारत में भी कि नहीं साहब ये तो भारत विरोधी है, लेकिन मैं फिर कहता हूं जो कुछ सामने दिखाई देता है दरअसल उसके पीछे भी बहुत कुछ हो रहा होता है। और अब नेपाल में ये बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि आगे जब मार्च में चुनाव होंगे तो बालेन शाह एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में, मैं अभी भी, क्योंकि चुनाव परिणामों के ठीक पहले या उससे बहुत पहले मैं कम से कम कुछ भी भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मैं आपको संकेत दे रहा हूं कि नेपाल में किस तरीके से कम्युनिस्ट सत्ता को उखाड़ के फेंका गया, और नेपाल का राष्ट्रवाद, साथ में ही वहां के राजशाही की एक लंबी मांग कि वापस आए, ये भी अभी साइड में है। मैंने पुराने वीडियोस में जब नेपाल में ये सब चल रहा था तो मैंने ये कहा था कि नेपाल अपने राष्ट्रवादी क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि उसी समय
राजशाही की भी मांग पीछे-पीछे चल रही है। योगी आदित्यनाथ के पोस्टर, वहाँ के भूतपूर्व राजा की रैलियों में स्वागत में जुड़ती हुई भीड़, लेकिन तब भी मैंने ये नहीं कहा था कि इसका ये अर्थ नहीं है कि नेपाल में राजशाही वापस आ रही है, लेकिन कम्युनिस्ट सत्ता से मुक्ति पाकर नेपाल वापस अपने सनातनी राष्ट्रवादी पहचान की तरफ वापस जा रहा है। और अब जब बालन शाह ने खुद को मधेश कहना शुरू कर दिया है, तो इसके संकेत आप समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले स्वस्थ चुनाव होंगे नेपाल में, और जो भी लोकतांत्रिक ढंग से चुन के आएगा, वहां का प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो एक प्रो चाइना जो माहौल नेपाल में बन रहा था कम्युनिस्टों के अंडर, वो समाप्त हो जाएगा। कम्युनिस्ट अब वहां कमजोर हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ ठगा है, धोखा दिया है। और यही वजह था कि चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, जब जंजी की क्रांति हुई तो सबके खिलाफ भारी गुस्सा था, तमाम तरह की हिंसा भी हुई। हालांकि उस हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारे लोगों को जब ये लग रहा था कि साहब वहां सत्ता के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति हुई, तो मैंने उस वीडियो में, अपने 3 बैक टू बैक वीडियोस में ये भी आपको बताया कि साहब देखिए, वहां सत्ता में भी कम्युनिस्ट, विपक्ष में भी कम्युनिस्ट, जंजी की क्रांति दोनों के खिलाफ हुई है, क्योंकि दोनों ने नेपाल के राष्ट्रवाद को, नेपाल के सनातनी पहचान को, और उसी के साथ नेपाल की राजशाही को समाप्त करके कम्युनिस्टों ने धोखा दिया था नेपाल को, जिस धोखे से लगभग 1.5 दशक बाद नेपाल ने और वहां की जनता ने अपने आप को मुक्त कर लिया। तो चलिए, बधाई हो। नेपाल में एक बार फिर चुनावी गतिविधियां शुरू हैं, राजनीतिक गतिविधियां शुरू हैं, और उसी के साथ अपनी मधेश पहचान के साथ, जिसे भारत हमेशा नैतिक समर्थन देता है, बालन शाह एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए सामने है नेपाल के। हम चाहेंगे कि नेपाल का चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे भारतवंशियों से गहरा संबंध रखने वाला मधेशी इलाका हो, नेपाल की अपनी राष्ट्रीय पहचान है, अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता है। हमारे साथ नेपाल का रिश्ता जैसा था वैसा ही आगे बना रहे। लेकिन अगर कहीं लोकतंत्र को धोखे में रखने वाले, लोकतंत्र को लूटने वाले कम्युनिस्टों का शासन का अंत होता है और एक मधेसी पहचान के बालन शाह आते हैं, तो नेपाल में इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, और भारत के लिए ये शुभ है। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आगे बढ़ाइएगा। चैनल के सब्सक्रिप्शन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लगातार ले रखा है। हमारे मेंबर भी आप बन सकते हैं, सुपर चैट भी दे सकते हैं, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। वीडियोस को इसी तरह लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, ताकि कोई भी नया अपलोड आए तो उसकी सीधे सूचना आपको मिले। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मुझे यानी अवनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय श्री राम।